हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी, जो कि इसमें चैप्टर 2 होगा, मानव विकास एवं संसाधन में। चैप्टर 2 का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। चलिए शुरू करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहती है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपने भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बड़ा बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। देखिए, दो लोगों का यहाँ पर चर्चा किया गया है और दोनों लोग का भूमि संसाधन उपयोग और वहाँ का मृदा, रहन सहन, जल सब अलग अलग किया गया है, तो उसी को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं भूमि। तो यहाँ पर भूमि के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलांतर प्रभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। देखिए, इसीलिए इसमें 1, 2, 3, 4 में दर्शाया गया है। ध्यान से इसको देखिए कि भूमि के उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन कैसे हुआ है। देखिए, फर्स्ट में दिखा रहा है कि गाय भैंस चरा रहा है, वो हल लेके जा रहा है। तो दूसरे में अब वही किसान ट्रैक्टर चला रहा है और लोग सड़कों पे चल रहे हैं। तो तीसरे में अब बस, गाड़ी, कार चल रही हैं, फैक्ट्री बन गई हैं खेत की जगह। और यहाँ पे देखिए, पहले में तो झुग्गी झोपड़ी थी, तो दूसरे में घर, पक्के मकान बन गए थे। तीसरे में और भी पक्के मकान बन गए, बड़े बड़े हो गई, फैक्ट्रियाँ वगैरह लग गई। चौथे में फिर रेलगाड़ी चलने लगी, शहर बना दिया गया एकदम अच्छा खासा, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें शुरू हो गई। तो ऐसे ही परिवर्तन होता गया। भूमि संसाधन का संरक्षण।
बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। देखिए मृदा के कुछ दिए गए हैं जो कि इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। दूसरा है समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। नेक्स्ट है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव उसे ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिर है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। लास्ट है जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुण धर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। तो देखिए इस प्रकार है। तो यहाँ पर लिखा है कि आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो आपको पता था, तो बहुत अच्छी बात है। शब्दावली इसमें अपक्षय का मतलब है तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना। यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका को बताया गया है। देखिए पहला ऊपर जो घास वगैरह रहता है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। फिर उसके नीचे वाला होता है बालू, गाद, क्ले, साथ और उप मृदा होता है। फिर उसके नीचे होता है अपक्षयी चट्टान पदार्थ। फिर उसके नीचे होता है जनक पदार्थ, चट्टानें। तो सबसे देखिए ये मृदा का एक बनाया गया है स्ट्रक्चर। देखिए अब यहाँ पर है मृदा के कारक। इसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऊपर कुछ दिया गया था इसमें कि भूस्खलन कैसे होते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया है। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। न्यूनीकरण क्रिया विधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं मृदा के निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप है और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। अब यहाँ पर दिया है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो देखते हैं। मृदा अपरदन और छीड़ता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है।
मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार है, जैसे मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ से जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। देखिए यहाँ पर है वेदिका फॉर्म और ये है समोच्चरेखी जुताई। रक्षक मेखला संसाधन है, देखिए यहाँ पे दिखा है रक्षक मेखला कैसे है, फोटो में दिखाया गया है। अब यहाँ पर है टॉपिक वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका त्रिव ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। तो वेदिका फॉर्म जो हरा वाला ये ऊपर है वो इसके लिए था। अब है समूह चेरखी जुताई। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है जो येलो कलर है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब फिर देखिए रक्षक मेखलाएँ क्या होते हैं। मेखला तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। अब आगे देखते हैं जल के बारे में। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है और इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। अब आगे दिया है जल उपलब्धता की समस्याएं। तो देखते हैं समस्याएं क्या है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलभाव की कमी अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब देखते हैं जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आगे है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जेसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब आगे आता है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है।
विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के पौधों में क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर एक वन में अजगर दिखाया गया है। आप लोगों ने देखा ही होगा अजगर, नहीं देखा है तो देख लीजिए, ऐसे होते हैं। अब आगे दिखाया गया है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे होता है। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित कर रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दवा, नल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो यहाँ पे वीडियो रोक कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।